सर। बना ले यार, इसलिए रखा मैंने तुझे, हैं? स्टूडियो बना दे, टैलेंट तो तेरा स्टूडियो वाला लग रहा है मुझे। पेन 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 पेन, थैंक यू। हमजा, तुमने कल वॉइस रिकॉर्डिंग की थी? जी। उसको भेजी? इसने कहा था तुझे, जो मैसेज जो किया था, जो नई बची है उसका नाम मुझे भूला हुआ। सही, आपके लेक्चर में 100 रुपए के बेच सकता हूँ अभी। एक्सेस तो मेरे पास ही होगी। सस्ता 1000 के बेचता तो फिर भी कम थे। अच्छा जी, अब्दुल मुईज, अब्दुल मुमीद, अब्दुल रहमान उमर, अब्दुल रहमान इमरान, अब्दुल्ला आतिफ, अब्दुल्ला मलिक, अब्दुल्ला मकबूल, अब्दुल्ला शहजाद, अब्दुल रहमान नदीम, अबनीर खालिद, अहमद अदील, अलबीरा बिलाल, आमना मलिक, ओन हसन, आयशा आरिफ, दुआ अफजल, इबादत अजीम, फातिमा फैसल, हमजा आबिद, उरिया जीशान, उरिया, इब्राहिम अहमद, जमाल काशिफ, मायरा खाबर, मरियम, उबैदुल्लाह, खलील, अब्बास हुसैन, अब्दुल्ला आमिर, अहमद खान, नाम बताना। क्या पढ़ना है तुमने? लाइव शूटिंग हो रही है। अहमद खान, अली तारिक, मोहम्मद हैरिस, यूसुफ, हसन बशीर, इब्राहिम हामिद, मोमिन साजिद, रियान अली, सादुर रहमान, सादात अजहर, रौनक अब्दुल रहमान, रजा तकद्दुस, इब्राहिम मसूद, सहर जावेद, मुस्तफ़ैम, बहराम, अब्दुल्ला शाह, माहीन, वली मोहम्मद, जैन खालिद, जैनब अयूब, जैनब वसीम, ज़ोहरी ज़ातिफ, ले बेटा मरियम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। सो क्विक रिकैप, कल हमने एक तो चैप्टर 2 रिवाइज किया था। किसने चैप्टर 2 घर पे पढ़ा? गुड, जरा दोबारा हाथ खड़े करो, ऊंचे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास। अभी किन्होंने नहीं पढ़ा? तुम कल नहीं आए थे? नहीं आए? चलो रहने दो। तुम भी नहीं आई थी मेरे ख्याल में बेटा, ठीक है, तुम भी नहीं आया था कल। और जो कल नहीं आया था और उसने नहीं पढ़ा, हाथ खड़ा करो। सॉरी, जो कल आया था और नहीं पढ़ा, ये लो, ये दो, ये बची, ये बचा, ये बचा, 5। एनीवन एल्स? ये तू, तेरे से मुझे उम्मीद यही थी। ये 8 बचे। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ये कितना जरूरी है कि मैं अगर कोई काम कहूं तो आपने करना है। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे लिए नहीं है बेटा, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। मेरी जिंदगी का वर्स्ट रिजल्ट था पिछले साल का। अल्लाह का शुक्र है फिर भी अल्लाह ताला ने यहाँ रिस्क लिखा हुआ है, फारिग नहीं किया इन्होंने मुझे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ। तो वो नुकसान किसको हुआ है? वो उन बच्चों को हुआ है ना जिनके ईज आए हैं, यूज आए हैं, डीज आए हैं। वो क्यों आए हैं? सोचो क्यों आए हैं? कोई बच्चा पैदाइशी तो बेवकूफ नहीं होता ना। मैं आपको सच बताऊं, हाँ इकोनॉमिक्स मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में यू लेने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बेशर्मी की
बड़ा बेशरम होना पड़ता है बच्चे को, तब जाकर किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स तो छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट में यू आए या इवन ई आए, राइट। वो बेशर्मी क्या है कि आप टीचर को वो रिस्पॉन्स ना दें जो वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों आपसे, कि मैं जब आपको कोई काम दूं तो आप वो करो, और साथ में सिर्फ वो काम दिया ही नहीं, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भी लगाया था, राइट। प्लीज जो बच्चे कल पढ़ के, आज पढ़ के नहीं आए, वो कल तक चैप्टर 2 को रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप चैप्टर 2 रिवाइज नहीं करेंगे और वो कॉस्ट कर्व्स पक्के नहीं करेंगे खास तौर पे, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये दो चीजें खास तौर पे आप कवर नहीं करेंगे और पक्के नहीं करेंगे, तो आगे ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैं जितनी शराफत से आपको समझा सकता हूं मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चपेड़े तो मैं मार नहीं सकता, ठीक है। तो अब यही मैं कर सकता हूं कि थोड़ी सी आपको शर्म दिलाऊं, और अपने पास ये जो आपका बैच, सीनियर बैच गुजरा है, इसकी मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वो क्यों इतने बुरे नंबर और इतने बुरे ग्रेड लेके इतने फारिग हुए हों, ठीक है। कि वो काम नहीं करते थे और दूसरा वो एब्सेंट बड़े होते थे। चलो अल्लाह का शुक्र है अब ज्यादा बच्चे आना शुरू हुए क्लास में, एटलीस्ट शुरू के दिनों में, बट काम ना करना इज इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो सादात, आमना, बेशक तुम्हारे अच्छा ग्रेड आ रहा है, लेकिन ये अच्छा ग्रेड बुरे ग्रेड में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। एक मेरा स्टूडेंट था वहाज, पता नहीं आप लोगों को शायद पता हो, कुछ इन बच्चों को पता है, वो बहुत अच्छा जबरदस्त A स्टार स्टूडेंट था। उसके O लेवल्स में मैंने उसको पढ़ाया था, उसका A स्टार आया था या A आया था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उसका अच्छा ग्रेड नहीं आया। B है, व्हिच इज not bad, but it's not the level of grade that I expected from him because he was such a bright student. और वो इसीलिए क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको खराब कर दिया था और वो नहीं पढ़ता था A levels में, जाया किया उसने, ठीक है। तो उसी तरह उबैदुल्लाह के दोस्त उसको खराब कर रहे हैं। तूने पढ़ा कि नहीं? इसका बेटा तो वो तो पढ़ के आया, तो बेशर्मी तेरे अंदर क्यों कूट कूट के भर गई? तो ये आज हुआ है, आइंदा ना, ठीक है, वरना मैं क्लास से बाहर फेंकना शुरू कर दूंगा बच्चों को। सिंपल सी बात है, आज मैं बैठने दे रहा हूं, लेकिन अगली दफा अगर मैंने कोई काम दिया है और वो ना करके आए, ऑनेस्टली आपने मुझे बताना है, अगर आप ना काम करके आए तो आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। समझ तो आएगी नहीं क्लास में, तो करना क्या है आकर, जब पुरानी चीज नहीं पड़ी, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर अगली दफा ऐसा ना हो। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह। इसके अलावा चैप्टर 2 को रिवाइज करने के अलावा मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताई थी क्या होता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, पहले मैंने डिस्कस किया था आपके साथ के इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या फर्क है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में एक ऐसी चीज है जो अकाउंटिंग कॉस्ट में नहीं आती, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, राइट। सो और ऑब्वियसली वो क्यों है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंटिंग में तो इस्तेमाल नहीं होती ना, अकाउंटिंग में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बड़ी मेजर कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, ठीक है। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। बट देन वी डिस्कस के प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालते हैं, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, टोटल में ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आता है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, राइट। अब इन दोनों को जब सबट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहां पे होगी जहां पे इन दोनों का गैप सबसे ज्यादा होगा, जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप सबसे ज्यादा कहां होता है, जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है। ये हमेशा होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का ग्रेडियंट सेम होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, वहां पे इन दोनों का जो गैप है सबसे ज्यादा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो यहां पे हम देख लेते हैं कि जी दिस इज दैट आउटपुट Q नॉट, ये आउटपुट है जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे से पैरेलल है और यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ग्रेडियंट
इक्वल होने का क्या मतलब है? टोटल रेवेन्यू का ग्रेडियंट है मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन आउटपुट। ठीक है, फॉर्मूला यहां मैंने लिखा हुआ ये। और टोटल कॉस्ट का ग्रेडियंट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। तो जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, दैट इज वेयर अ फर्म इज एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक चीज कल रह गई थी, उसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एमआर एमसी के इक्वल है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, अगर एमआर एमसी के इक्वल होता है ये तो ब्रेक इवन नहीं होता। इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, ब्रेक इवन होने के लिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एमआर और एमसी इक्वल होने का यह मतलब नहीं है कि ब्रेक इवन है। एमआर और एमसी इक्वल होने का यह मतलब है दोनों कर्व्स जिनसे प्रॉफिट निकालते हैं उन दोनों कर्व्स के ग्रेडियंट सेम है, पैरेलल है। तो ये माइंड में नहीं रखना अच्छा यार ये तो ब्रेक इवन है तो काम खराब है, ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है, तो प्रॉफिट जीरो है। नो, ठीक है, एमआर इक्वल टू एमसी का मतलब है दोनों के ग्रेडियंट सेम है, इसका मतलब दोनों का जो गैप है वो सबसे ज्यादा है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और चलो व्हाट इफ अगर एमआर एमसी से ज्यादा है, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है? हाँ नहीं, ऑब्वियसली। क्यों? मैंने ऑब्वियसली आपको बताया कि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, बट इसका कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर एमआर एमसी से ज्यादा है ना तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। कैसे? आउटपुट बढ़ा के। ठीक है, अगर एमआर एमसी से बड़ा है तो देयरफॉर देयर इज अ चांस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग। तो एमआर एमसी के इक्वल हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहां पे अब मैं आपको बाद में बताऊंगा एमआर यहां हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये आर है आगे। अभी बस इतना याद करो, याद ना करो, बस इतना देखो कि एमआर ये कांस्टेंट है और एमसी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो लेट्स सपोज ये आउटपुट लेते हैं, ये Q2 जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। इस आउटपुट पे एमसी इतने, एमआर ज्यादा है। ठीक है, एमआर ऊपर है, राइट। तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म को आउटपुट क्या करना चाहिए? ज्यादा करेंगे तो एक वक्त आएगा जब एमआर एमसी के इक्वल हो जाएगा, यहां पे आकर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो जबरदस्त काम, राइट। व्हाट इफ एमआर इज लेस देन एमसी? ये इधर कर लेते हैं, Q2 ये हो गया, बिल्कुल। एमआर ये है, एमसी ये, एमसी ज्यादा है एमआर से, तो यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आपको आउटपुट क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, और वो ज्यादा होता रहेगा जब तक वो एमआर एमसी के इक्वल नहीं आ जाता, क्यों नॉट। ठीक है, ये सारे यहां मैंने आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। सो मेक श्योर कि आपको याद। और ये बच्चों देखो, ये अभी जो मैं ये जो एमआर इक्वल टू एमसी बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आगे अब 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हर मार्केट स्ट्रक्चर में ये इस्तेमाल होगा, फिर चैप्टर 4 में भी ये इस्तेमाल होगा, और चैप्टर 5 में भी ये इस्तेमाल होगा, मार्केट फेलियर में भी थोड़ा बहुत ये इस्तेमाल होगा। तो एमआर इक्वल टू एमसी इज सो इंपॉर्टेंट इन योर माइक्रो का A2 करिकुलम। ठीक है जी, ब्रेक इवन बता दें क्या? ब्रेक इवन होता है जब प्रॉफिट जीरो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन की टर्म इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन कुछ नहीं होता, वो एक और चीज होती है, अभी थोड़ी देर में कराता हूं। ठीक है, ये अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज की टर्म है। ठीक है, ब्रेक इवन जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा। अभी देखते हैं क्या चीज इस्तेमाल होगी। ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन है ना जब अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो। ब्रेक इवन है जब अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो देख नहीं रहे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी देखते हैं। उसके लिए अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो, उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो करेंगे थोड़ी देर में। जी, एमआर और एमसी का जो ग्राफ है वो कट करते हैं बीच में, सर प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? प्रॉफिट देखने के लिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का कर्व देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के लिए एमआर और एमसी का कर्व देखते हैं।
जहां एमआर और एमसी इक्वल है, जो तुम अपने माइंड में सोच रहे हो ना, मुझे पता है ना क्या सोच रहे हो कि यार एमआर एमसी क्या इक्वल है, अभी जो मैंने बताया एमआर एमसी इक्वल है तो ये तो प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो जीरो प्रॉफिट है, यही सोच रहे हो ना। तो अभी मैंने बताया कि जीरो प्रॉफिट उस वक्त होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। हमने क्या लिखा है यहां पे, एमआर इक्वल टू एमसी। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि एमआर इक्वल टू एमसी उस वक्त होता है जब दोनों कर्व्स टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के ग्रेडियंट सेम हो, और जब उन दोनों के ग्रेडियंट पैरेलल, जब दोनों के ग्रेडियंट सेम है वहां प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज। तो इसीलिए ये जो कर्व बनाए हमने दो एमआर और एमसी का, इसमें एमआर और एमसी मीट कर रहे हैं जहां पे वो देख रहे हैं कि अच्छा ये पॉइंट है जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। और वो ये, अच्छा बाय द वे एक और चीज अब्दुल्ला पूछ सकता था मुझसे कि सर यहां पे तो दो जगह पे एमआर एमसी इक्वल है, एक Q1 एक Q0 है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां हो रहा है? याद रखें प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहां होता है जहां एमआर एमसी इक्वल हो, नंबर 1, नंबर 2 जहां एमसी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो। क्या दो क्राइटेरिया प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं? जहां एमआर एमसी इक्वल हो और जहां एमसी मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो। कहां पे है वो? Q0 या Q1? Q1 पे, ठीक है। यहां पे Q1 पे एक्चुअली लॉस मैक्सिमाइज हो रहा है। कैसे? इधर कर्व अगर मैं दोबारा यहां पे आपके लिए खोलूं, यहां बनाया वो मैंने कहीं, ये Q1 है। इस Q1 पे आप देख रहे हो एक्चुअली दोनों कर्व्स अभी भी यहां पैरेलल हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। यहां देखो दोनों कर्व्स एक दूसरे से पैरेलल हैं। यहां इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट का जो ग्रेडियंट है वो स्टैंजेंट लाइन से ऐसे मैंने बनाया और वो इसके पैरेलल है। तो ये जो एरिया है ये लॉस मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, बिकॉज टोटल कॉस्ट ऊपर है तो हमें टोटल रेवेन्यू ऊपर चाहिए, और वहां पे फिर हमें दोनों कर्व्स पैरेलल चाहिए। वो Q0 पे है, ये वही Q, बाय द वे ये Q0 वही है जो ये Q0 मैंने बनाया। वो फर्क क्या है? दोनों कर्व्स फर्क है, ठीक है। यहां पे एमआरएमसी का कर्व है, वहां पे टीआरटीसी का कर्व है, दैट्स इट, वरना आउटपुट सेम। समझ आएगी? ठीक है। सो अभी पहली चीज हमने इंट्रोडक्शन में 3 चीजें करनी थी, कल मैंने आपको बताया था। पहली चीज हमने कर ली कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है जहां एमआरएमसी की इक्वल, ठीक है। अगली चीज हमने करनी है शट डाउन एंड एग्जिट। ये क्या होता है? शटडाउन होता है, शटडाउन क्या होता है भाई? जब प्रोडक्शन क्या करें? बंद कर दें, ठीक है। व्हेन यू स्टॉप प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जब प्रोडक्शन में हॉल्ट आ जाए, ठीक है। ये होता है टेम्पररी। शटडाउन इज टेम्पररी, मतलब कुछ अरसे के लिए आपने प्रोडक्शन बंद कर दी। जो एग्जिट, और बाय द वे सॉरी एक और चीज, शॉर्ट रन एक तो शटडाउन टेम्पररी होता है तो आप प्रोडक्शन दोबारा शुरू भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो शटडाउन होता है ना वो शॉर्ट रन में होता है, ठीक है। मतलब कुछ अरसे के लिए अगर एक कंडीशन मीट नहीं हो रही तो आप प्रोडक्शन बंद करोगे, बट शटडाउन लॉन्ग रन में नहीं होता। लॉन्ग रन में क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट का क्या मतलब? शाबाश, इंडस्ट्री को छोड़ देना, ठीक है। लीविंग द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री छोड़ दी है। इन दोनों के क्राइटेरिया फर्क है, इन दोनों के क्राइटेरिया फर्क है। पहले शटडाउन का क्राइटेरिया देखते हैं। शटडाउन मैंने कहा जिस तरह टेम्पररी होता है और वो शॉर्ट रन में देखा जाता है। शटडाउन उस वक्त होता है जब एक फर्म की प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस पर यूनिट is less than the average variable cost of the product, ठीक है। मतलब एक फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही। सो व्हेन द प्राइस इज लेस देन एवरेज, अच्छा अब बच्चे कहते हैं सर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बेचारी का क्या कसूर है? बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट आप प्रोड्यूस करें या ना करें वो फिक्स कॉस्ट तो देनी है आपने। मसला किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का, कि प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट दोगे, नहीं करोगे तो नहीं दोगे, राइट। तो अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है
तो आप क्या करोगे? शट डाउन। ठीक है, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है यू विल शट डाउन। अच्छा, इसको लिखने, हाँ गुड क्वेश्चन। द आंसर टू दैट इज, अभी एक सिनेरियो या एक न्यूमेरिकल करूंगा आपके साथ तो आपको समझ आ जाएगी कि एवरेज टोटल कॉस्ट शटडाउन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज शटडाउन में फिक्स कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप शटडाउन भी करते हो ना तो फिक्स कॉस्ट देनी है आपने, लेकिन शटडाउन करके कौन सा बोझ आपसे हट जाएगा? कौन सा बोझ हटेगा? वेरिएबल कॉस्ट का। इसीलिए शटडाउन आप उसी वक्त करोगे अगर वेरिएबल कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, इसीलिए एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं देखते। इसीलिए, और एक और चीज, सॉरी प्लीज ये ना कहना, और ये मैं श्योर अभी बच्चे कहेंगे, इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिए सब। A firm doesn't shut down if it is earning a loss. A firm doesn't shut down if it is earning a loss. लॉस का ताल्लुक शटडाउन से नहीं है। ठीक है, लॉस का ताल्लुक किससे है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट से। ठीक है, लॉस का ताल्लुक एवरेज टोटल कॉस्ट से। अगर आपकी प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है ना तो आप लॉस में हो। बट शटडाउन के लिए शॉर्ट रन में ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे? नहीं, ये नहीं देख रहे। एवरेज टोटल कॉस्ट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। शॉर्ट रन में हम ये देख रहे हैं प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। खुद सोचो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अगर फर्म की प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या कहा? अगर प्राइस इससे कम है तो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होगी कि नहीं? ऑब्वियसली होगी। बट वो लॉस नहीं देख रहे ना, हम क्या देख रहे हैं? क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है कि नहीं? हाँ सर, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की टाइप्स क्या होती हैं? किस तरह एग्जांपल्स? फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, मसलन रेंट। तो ये स्कूल है, ये अब बच्चे आए या ना आए, फीस दें या ना दें, इसका रेंट तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट होती है आउटपुट के साथ चेंज होती है, इंक्रीज होती है। तो मतलब जैसे टीचर्स, विजिटिंग फैकल्टी की पे, वो अगर क्लासें पढ़ाएंगे और आउटपुट बनेगा तो उनको पे मिलेगी, वरना नहीं। सिमिलरली और वेरिएबल कॉस्ट इस तरह की, स्टेशनरी वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये जो शटडाउन कंडीशन है ना, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। तीनों आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। यहां लिखे हैं मैंने। एक जो अभी मैंने आपको बताया, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो हम शटडाउन करेंगे। दूसरा, अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फर्म शट डाउन करेगी। अब अब्दुल मुमीन कहेगा इसका क्या ताल्लुक है? तो एक चीज याद रखो, ये दिमाग में बिठा लो, हमेशा के लिए रट्टा मार लो। जो प्राइस होती है ना वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू की इक्वल होती है। AR एंड P आर ऑलवेज इक्वल। व्हाई? मैथ्स है। कैसे? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करो P इंटू Q डिवाइडेड बाय Q। ये कट गए ना? तो ये और ये इक्वल है कि नहीं है ना? न्यूमेरिकली बता देता हूं। चलो, प्राइस है 5, क्वांटिटी 10 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 50। एवरेज रेवेन्यू निकालना है, 50 को 10 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया? 5 जो प्राइस है। तो प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर ऑलवेज इक्वल, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है? कौन सी 2 चीजें इक्वल होती? प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इसीलिए जो मैंने ये लिखा है ना वो यही है, बस P की जगह मैंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्या? एवरेज रेवेन्यू। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है एमसीक्यूज में, कभी कभी ये आ जाता है। फिक्र नहीं करनी, दोनों के मतलब एक ही है। एक और तरीका भी लिख सकते हैं,
एवरेजेस छोड़ो, टोटल्स में आओ। AR की बजाय लिखो टोटल रेवेन्यू। तो अगर टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। तो अगर टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करने के शटडाउन कब करें तो इट शुड बी लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, AR को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से तो टोटल रेवेन्यू आ गया, ABC को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो वही है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट। तीनों लिखने के तरीके एक ही चीज के है, एक ही, ठीक है। और वो तीनों क्या चीजें हैं? शटडाउन कंडीशंस। प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगी, फर्म शटडाउन करेगी, ठीक है। ये शॉर्ट रन में है, अलबत्ता शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में फर्म शटडाउन नहीं करेगी, लॉन्ग रन में फर्म करती है एग्जिट। कब? अच्छा, उससे पहले, लॉन्ग रन में आने से पहले मुझे बताओ, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है तो शटडाउन होगा या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन, क्योंकि लेस देन का साइन पड़ा है हमने। तो अगर इक्वल भी है ना तो प्रोडक्शन करते रहेंगे शॉर्ट रन में, शटडाउन नहीं होगा। और प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो शटडाउन होगी या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन होगी, बिल्कुल राइट। ये लेकिन शॉर्ट रन में देख रहे हैं। लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं देखते। लॉन्ग रन में अब बात आती है, क्या मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूं या लॉस में ही हूं। अगर मैं बहुत लंबे अरसे के लिए लॉस में हूं तो फिर मैं ये नहीं देखता अच्छा मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो रही है कि नहीं, ना ना ना, फिर तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं हो रहा यार, मैं प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा। तो अगर आपके प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से लॉन्ग रन में कम है तो आप क्या करोगे? एग्जिट। फिर आप कहते हो इस इंडस्ट्री में रहने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज हम लॉस में हैं, तो फायदा कोई नहीं, मतलब व्हाई वुड बी प्रोड्यूस एंड व्हाई वुड बी स्टे इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है जी। शॉर्ट रन में लॉस बर्दाश्त होता है ना। अब चलो, बेस्ट तरीका क्या है, ये डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, इसीलिए मैंने कहा था वो कॉस्ट कर्व्स करके आओ क्योंकि अभी इस्तेमाल हो गए, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये जो डायग्राम यहाँ बनाया है इसमें एक काम करता हूँ, ये डायग्राम मैंने बनाया तो हुआ है पर मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस पे आता है रेवेन्यू स्लैश कॉस्ट, क्योंकि हम रेवेन्यू और कॉस्ट देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? आउटपुट, क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जब मैंने इस तरह के कर्व बनाने हैं ना जिसमें मुझे ये देखना है आउटपुट कितना बन रहा है, क्योंकि याद रखो मैंने ये देखना है ना कि ये जो आउटपुट है जो अभी मैं बनाऊंगा Q0 या Q1, क्या ये आउटपुट बनेगा या शट डाउन होगी फर्म, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट टू सी, विल द फर्म प्रोड्यूस दिस आउटपुट और विल द फर्म शट डाउन, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, वो आउटपुट कैसे बना है। ये Q1 मैं इधर जो बनाऊंगा अभी Q1, ये कैसे बना है। तो याद रखें, unless stated otherwise we will always assume that a firm is maximizing profits. Unless stated otherwise, what does that mean? This means that in chapter 4 we will study some other objectives of a firm, but right now our major objective is one, which is what? Profit maximization. And profit maximization, Ibrahim, attention waiver हो रही, तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है। अब ये सबको आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया MR इक्वल टू MC। ये जब भी सवाल पूछूं फौरन आपके माइंड में आना चाहिए MR इक्वल टू MC, इतना इंपॉर्टेंट है। सो अब ये Q1 के लिए, इसको मैं इरेज करता हूं,
मैं बनाता हूं पहले एमआर को अभी फिलहाल ये एज्यूम करते हैं, ये है, ये एमआर है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एमआर फ्लैट क्यों है, ये भी करेंगे। और एमआर जो है वो प्राइस के इक्वल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एमआर प्राइस के इक्वल कैसे हो सकती है, वो तो प्राइस तो एआर के इक्वल थी, आपने तो कहा था प्राइस जो है वो एआर के इक्वल होती है, एमआर के इक्वल कैसे, ये भी करेंगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में यही करूंगा। सो ये हो गया एमआर और प्राइस। अगला कर्व, दो कर्व्स लाजमी पहले ड्रॉ करने हैं आपने। एक हमेशा ड्रॉ करना है एमआर का, ठीक है, और एमआर निकलेगा डिमांड से। सो डिमांड और एमआर तो आपने बनाना है। अगला कर्व जो बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हमें ये पता ही नहीं चल सकता फर्म आउटपुट कितना बना रही है, वो क्या है? हाँ, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट वही होता है टेक शेप, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। इससे हम सबसे पहले देख लेते हैं आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहां होगा, जहां इंटरसेक्ट करें। एमआर इक्वल टू एमसी, ये नीचे ले आए, ये आपका आउटपुट है, इसको कह देते हैं Q1। अब हमने ये देखना है क्या ये Q1 बनेगा या नहीं, विल दिस आउटपुट बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, ठीक है। उसके लिए मैं दो कर्व यहां बना रहा हूं आपके लिए। नंबर 1, ये मैं बना रहा हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगेन याद रखें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जिस तरह हमने बनाना है वो इस तरह बनाना है कि जो मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा ऐसा बना दे ये, तो ये गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट ये है, आपका इंटरसेक्ट यहां पे कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, इसीलिए इसको हम खत्म करते हैं। अच्छा, ये मैंने बना दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक और कर्व बनाता हूं, एवरेज टोटल कॉस्ट। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो मरियम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कहां होगा? बिल्कुल, एवरेज टोटल कॉस्ट ये होगा। ठीक है, ये हो गया एवरेज, इतना अच्छा नहीं बना पर चलो, ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब हमने देखना है कि फर्म ये आउटपुट बनाएगी Q1 शॉर्ट रन में बनेगा, लॉन्ग रन में बनेगा, कब बनेगा? पहला सवाल, क्या ये आउटपुट Q1 शॉर्ट रन में बनेगा? उसके लिए आपने क्या देखना है, आपने अपने आप से पूछना है क्या फर्म शटडाउन करेगी या नहीं। अगर करेगी तो आउटपुट नहीं बनेगा, अगर नहीं करेगी तो आउटपुट बनेगा। तो सवाल पहला सवाल, क्या फर्म शटडाउन करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस आउटपुट पे देखो, प्राइस इधर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इधर है, तो फर्म शटडाउन नहीं करेगी। इसका मतलब शॉर्ट रन में ये आउटपुट बनेगा, इसको मैं इस तरह कह देता हूं, टिक का मतलब बनेगा इन द शॉर्ट रन, ठीक है, ये आउटपुट बनेगा शॉर्ट रन में। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही रहता है, चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो नीचे है बट एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर है, अब मुझे बताओ लॉन्ग रन में क्या फर्म ये आउटपुट बनाएगी या नहीं? बिल्कुल। अब लॉन्ग रन में फर्म करेगी एग्जिट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में अभी भी अगर सिनेरियो लॉन्ग रन में भी यही रहता है तो इस आउटपुट पे प्राइस इधर है, एवरेज टोटल कॉस्ट इधर है, एवरेज टोटल कॉस्ट कंसिस्टेंटली ऊपर है, इसका मतलब फर्म ये लॉस में है इतना, और लॉस में इसका मतलब फर्म आउटपुट नहीं बनेगी। लॉन्ग रन में एग्जिट, शटडाउन तो दूर की बात है, लॉन्ग रन में शटडाउन नहीं होता, लॉन्ग रन में एग्जिट होता है। तो शटडाउन तो नहीं होगा शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में एग्जिट हो जाएगा अगर यही सिनेरियो रहा। ठीक है, ये तरीके है सारी चीजें देखने का। तो शटडाउन और एग्जिट के लिए वी नीड टू डिटरमिन whether a firm is covering, पहली बात शटडाउन के लिए whether a firm is covering its average variable cost, if not the firm will shut down in the short run. But long run में it is important to see whether a firm is making a loss or not. If it is making a loss, the firm will exit in the long run. शटडाउन की कोई बात नहीं लॉन्ग रन। समझ आइए, क्लियर हो गया?
मैंने एक या न्यूमेरिकल किया हुआ है आपके नोट्स के अंदर, न्यूमेरिकल मैंने किया हुआ है, उसमें मैंने यहां दिखाया हुआ है कि अगर एक फर्म, अगर लेट्स सपोज आपके पास ये डेटा हो, ठीक है, और अगर एक फर्म प्रोड्यूस करती है, और ये एक्चुअली ये डेटा नहीं है, चलो यहां देखते हैं। यस, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है 70, ठीक है, इसको 80 कर लो, चलो इसको 80 करें। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 80 है, प्राइस 75 है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का कहीं यहां मैंने दिया है, अच्छा चलो इसको 20 कर लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 है। अब जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर शटडाउन क्यों करेगी, वो है मतलब लॉस नहीं देखना चाहिए उसको, तो वो हम देखते हैं कि शटडाउन क्यों करेगी। सिनेरियो 1, फर्म प्रोड्यूस करती है। अगर फर्म प्रोड्यूस करती है ना, और आपके पास प्राइस भी गिवन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, अगर फर्म प्रोड्यूस करती है तो अभी आपको दिखाऊंगा लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, कैसे? सो लॉस कैसे निकालने? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या इन सिंपल वर्ड्स प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट। ये समझ आइए मैंने कहां से निकाला है प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का? पहले जो हमने पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करें, क्या बच जाएगा? प्राइस या एआर। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करें, क्या बच जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो वही फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बस मैंने क्वांटिटी से डिवाइड की है, ठीक है। सो प्राइस कितनी है जी? प्राइस है 75, ये माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20 प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 80। लॉस कितने का हो गया? $25, ठीक है, $25 का लॉस हो गया, राइट। अच्छा, अब आते हैं सिनेरियो 2 पे। फर्म शटडाउन कर दे, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। सो सिनेरियो 2, शटडाउन। जब फर्म शटडाउन करती है, फॉर्मूला यही है बच्चों, जब फर्म शटडाउन करती है प्राइस क्या होगी? प्राइस नहीं है ना, सही कह रहे हो। जीरो क्यों है? अच्छा प्राइस जीरो तो नहीं है, प्राइस 75 है, लेकिन प्रोडक्ट मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो प्राइस तो रिकवर ही नहीं हो सकती ना। इसीलिए टोटल रेवेन्यू या प्राइस क्या होगी? जीरो, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो बेचेंगे क्या, ठीक है। माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? जीरो, क्योंकि आउटपुट जीरो है, ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी ही नहीं, प्लस जीरो, आंसर आ गया -20। प्रोडक्शन करके लॉस बढ़ा है या ना प्रोडक्शन करके लॉस बढ़ा है? प्रोडक्शन करके, तो इसलिए फर्म को क्या करना चाहिए? शटडाउन, ठीक है। तो ये तरीका है। आई डिडंट नीड टू शो दिस, बट क्योंकि कुछ बच्चे ने सवाल पूछा था तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि आपको ये बता दूं कि प्रोडक्शन ना करना ज्यादा बेहतर होता है फर्म के लिए, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट देखना ही है फर्म ने, वो तो पे करनी है। तो ये नहीं हो सकता कि अच्छा यार लॉस हो रहा है तो सीधा शटडाउन करो, बिकॉज लॉस तो शायद होता रहे फर्म को, बट एज लॉन्ग एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन होगी। लॉस की बारी आती है लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म बर्दाश्त नहीं कर सकती लॉस, ठीक है। सो ये उस वक्त की बात है, समझ आ गई, क्लियर हो गया, जबरदस्त। अच्छा, आखिरी चीज बिफोर वी मूव टू परफेक्ट कंपटीशन,
टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट तो एक ही होता है ना, जब आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, जब आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर एक्चुअली 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं प्रॉफिट की, उन तीनों में प्रॉफिट लिखा हुआ है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इन 3 टर्म्स में से सिर्फ एक ऐसी टर्म है जो एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रही है। कौन सी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो सकता है? इधर देखो, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या दो चीजें इक्वल हैं, प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट कैसे है? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें यू नीड टू नो दीज 3 टर्मिनोलॉजीज। हाँ, एबनॉर्मल का क्या मतलब है? आता हूं। सो यू नीड टू नो 3 टर्मिनोलॉजीज। नंबर 1, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? whenever a firm is earning some sort of economic profit। ये रजा ने पूछा एबनॉर्मल का क्या मतलब है। लॉट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में आता है एबनॉर्मल तो बहुत ज्यादा यार, ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। नो, अगर $1 का भी प्रॉफिट है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करो, अकाउंटिंग की नहीं, अगर $1 का भी इकोनॉमिक प्रॉफिट है तो फर्म क्या अर्न कर रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर $1 का प्रॉफिट भी अर्न कर रही है फर्म, तो फर्म क्या अर्न कर रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो इसमें ये भी नहीं होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कवर होगी। एग्जैक्टली, एवरेज टोटल कॉस्ट में हम इनकॉर्पोरेट करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है, एवरी कॉस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, सो अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं उसको? एबनॉर्मल प्रॉफिट। मैंने लिखा हुआ है, ऑल यू नीड टू नो इज दिस इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट की टेक्निकल टर्म क्या है? बोलो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0, मतलब जब प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, राइट? For when there is 0 economic profit because price is equal to average total cost, this is known as what? Normal profit. Sir, it's basically break-even की economic term. कह सकते हैं, but break even as I said is an accounting term because उसमें cost और revenue तो same ही है, पर cost फर्क होती है। ब्रेक इवन को काउंटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। Break even is when accounting profit is 0. ठीक है, and when economic profit is 0, that is known as normal profit. ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट उस वक्त होता है व्हेन देयर आर इकोनॉमिक लॉसेस। लॉस है, ठीक है, तो लॉस का ये मतलब है कि फर्म, ऑब्वियसली फर्म की प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये व्हेन द प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, द फर्म इज अर्निंग अ लॉस, इकोनॉमिक लॉस, उसका नाम है सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने ये तीनों टर्म्स याद करनी, ठीक है, आपने ये एबनॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, आपने लॉस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो टू एक्सप्लेन दिस, बट अगर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया नंबर नहीं मिलेंगे आपको इस चीज के अंदर। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यूज के लिए जो मेन जो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें सब नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल की टर्म्स इस्तेमाल होंगी। ठीक है, लॉसेज एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की टर्म्स इस्तेमाल नहीं होंगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी इंशाल्लाह इनके जो डायग्राम्स हैं अभी थोड़ी देर में हम बनाना शुरू करते हैं, वो वाला इसका डायग्राम इंशाल्लाह हम कल ही बनाएंगे, लेकिन अभी डिटेल्स इंशाल्लाह इसकी आगे आना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से सारे? नो जरूरी नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। तो एबीसी शॉर्ट नहीं ना, ओ सादात ने सवाल पूछा है कि जो प्रॉफिट्स की टर्म्स हमने इस्तेमाल की हैं क्या ये लॉन्ग रन प्रॉफिट्स हैं? क्यों? क्योंकि फिर सादात ने एक और थोड़ी सी अजीब सी चीज मारी है कि सर वो शॉर्ट रन में तो हम एबीसी देखते हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये, शॉर्ट रन में हम एबीसी क्यों देखते हैं? ये देखने के लिए कि फर्म ने प्रोडक्शन करनी है कि नहीं। हम इसलिए नहीं एबीसी देखते कि प्रॉफिट फर्म कमा रही है या नहीं। प्रॉफिट के लिए मेरा बच्चा सिर्फ 2 चीजें देखनी है। क्या क्या? प्राइस
एवरेज टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट के लिए देखना है। प्रॉफिट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, रिमेंबर दिस। प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट स्लैश एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कोई ताल्लुक नहीं। प्रॉफिट इज रिलेटेड टू एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये डायग्राम्स इंशाल्लाह बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगी। यहां तक क्लियर? हाँ सर, हम ये टोटल कॉस्ट में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो तो इटसेल्फ एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है रियल कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफी सारी चीजें, अनलाइक अकाउंटिंग में तो जो चीज आपके सामने है वो रिकॉर्ड करके चीजें निकालनी ना, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अज्यूम कर रहे हो तो चीजें, और इकोनॉमिक्स में जो खासियत इकोनॉमिक्स की ये है कि हम रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी देखना चाहते हैं। तो उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, यार ये जो रिसोर्स लग रही है इस चीज को बनाने में, इसको ऑल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता था और उसकी कॉस्ट क्या हो सकती थी, ठीक है। तो वो उसकी मतलब ऐसे उसका फायदा क्या हो सकता था, और वो फायदा फिर हमारा नुकसान है, क्यों? क्योंकि हम वो चीज नहीं बना रहे, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स में दिस इज अ जेन्युइन, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, हिडन अंदर, ठीक है। सो इट्स अ हिडन कॉस्ट, इसलिए यू कैन से कि जी हाँ वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में कई चीजें प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है। हाँ सर, जो केस स्टडीज वगैरह आती हैं उसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी के अंदर कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेंशन हो और हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने में उससे ऐड हो सकता है, हो सकता है। तो उसको फिर हमें करना है, कैलकुलेट करना आना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या इकोनॉमिक कॉस्ट को, क्योंकि सिर्फ केस स्टडी की बात नहीं है, इवन एमसीक्यूज में आ सकता है। एमसीक्यूज हम करेंगे, जब मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दिखाऊंगा ना, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जिसमें अकाउंटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट या इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का आपको कहा हुआ है, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास 8 मिनट है। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर्स 4 तरह के होते हैं, ठीक है, और आपके कोर्स में भी ये 4 तरह के हैं। ओ लेवल्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स, ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स किससे पढ़ी? सो ओ लेवल्स की इकोनॉमिक्स में आपने 2 पढ़े हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। कोर्स में कम से कम ये है, बाकी टीचर ने कुछ और कराए हैं तो अलग। कोर्स में 2 होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ठीक है। ओ लेवल्स में आपने बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स पढ़े हैं, दैट्स इट। ए लेवल्स में अब आपको पता चलेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके अलावा ओलिगोपोली, ये 4 मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं दुनिया में। परफेक्ट कंपटीशन तो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है बिकॉज उसकी थ्योरी से बाकी चीजें निकलती हैं, ठीक है। सो ये 4 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं इसका एक लाइन ग्राफ बनाऊं, या लाइन ग्राफ नहीं, उसको क्या कहते हैं, लाइन बनाऊं, ठीक है, और लाइन को 2 एक्सट्रीम्स पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर्स लिखूं, तो 2 एक्सट्रीम्स पे जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो होगी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, एक दूसरे से कंप्लीट एक्सट्रीम ऑपोजिट्स, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के थोड़ा करीब जो उसकी रियलिस्टिक एग्जांपल होगी वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ठीक है। कैसे, वो देखेंगे इंशाल्लाह। और ओलिगोपोली के बाय द वे मोनोपोली रियलिस्टिक होती है दुनिया में, उतनी नहीं है अब, पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब उतनी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट्स इसको डिस्करेज करती हैं, बट है। और ओलिगोपोली उसके जरा थोड़ा सा करीब है, ठीक है। अब आपको जाने से पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसको फिर लेकर चलेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, जो सीधा कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। जो मेजर पहली कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन, पहली 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी 2-3 इंपॉर्टेंट है, बट पहली 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर मेनी फर्म्स इन द मार्केट। कितनी फर्म्स? इनफिनिट, बहुत ज्यादा फर्म्स होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। इतनी फर्म्स हैं कि किसी फर्म का मार्केट शेयर ना होने के बराबर है, पॉइंट्स में होगा 0.0 समथिंग, इतना थोड़ा है मार्केट शेयर।
इतनी फर्म्स हैं कि किसी फर्म का कोई मार्केट शेयर नहीं है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होगा, थोड़ा बहुत ना होने के बराबर, पहली चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, हर फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकर होती है। व्हाट इज मेंट बाय प्राइस टेकर फर्म? एग्जैक्टली, प्राइस टेकर फर्म्स आर फर्म्स दैट डू नॉट हैव द पावर टू सेट देयर ओन प्राइस। तो फिर प्राइस कैसे होती है डिटरमिन? दे टेक द मार्केट प्राइस एज गिवन, ठीक है, एंड दैट मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन, जिस तरह आप लोगों ने कहा, डिमांड एंड सप्लाई। कैसे? डायग्राम मैंने बनाए हुए, इसको जरा थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहां बना देते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन की खासियत यह है, दो डायग्राम आमने सामने बनते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला डायग्राम नहीं है ना तो राइट वाला डायग्राम बन नहीं सकता। लेफ्ट वाला डायग्राम होता है मार्केट का डायग्राम, हमने ये देखना है कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन हो रही है इस प्रोडक्ट की, और राइट वाला डायग्राम जो मेन डायग्राम है हमारा, वो है फर्म का, जिससे सब चीजें देखनी है हमने, ठीक है। सो लेफ्ट वाले डायग्राम पे वी ड्रॉ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ फर्म, डिमांड सप्लाई, ठीक है। प्राइस डिटरमिन होगी कैसे? वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल, दिस इज द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस दैट ऑल फर्म्स चार्ज। अब क्या करते हैं, ये प्राइस सेट हो गई, इस लाइन को स्केल से एक्सटेंड करते हैं आगे, ये सो चलो कोई, सो ये लाइन हमने आगे एक्सटेंड कर दी, राइट, इसको हमने प्राइस कह दिया। और याद रखो, अभी मैं एमआर नहीं करा रहा क्योंकि एमआर अब कल करेंगे, टाइम नहीं है, बट याद रखो किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइस लाइन होगी ना, वो हमेशा डिमांड कर्व से, मतलब एज इन डिमांड कर्व से निकलती है। सो ये जो प्राइस लाइन निकाली है ना मैंने, ये प्राइस लाइन बनाई है क्योंकि फर्म क्या है? फर्म क्या है? प्राइस टेकर। परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म क्या है? परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म क्या है? प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर की डिमांड कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनती है, इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि फर्म अपनी मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकती। तो अगर फर्म ने सेल्स को ज्यादा करना है, कम करना है, प्राइस को नहीं छेड़ेगी वो, क्योंकि कर ही नहीं सकती, राइट इब्राहिम? सो प्राइस ये है, और उसकी वजह से हमने कहा क्योंकि ये प्राइस है तो प्राइस हमेशा डिमांड कर्व से डिनोट होती है। और हमने ये भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि प्राइस एक और चीज के इक्वल होती है, किसके? हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है। लेकिन एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन कर्व्स में, और वो है एमआर। कल मैं आपको दिखाऊंगा ये जो डिमांड और एआर और प्राइस है, ये सारे एमआर के भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल आंसर है, वाई इज एमआर इक्वल टू द प्राइस। दिस इज द ओनली मार्केट स्ट्रक्चर, बाय द वे, दिस इज द ओनली मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें एमआर इन तीनों के इक्वल है। इसलिए मैंने उसको पर्पल में लिखा, बिकॉज दिस इज द ऑड वन आउट। क्यों इनके इक्वल है? क्योंकि क्या खासियत है परफेक्ट कंपटीशन की? शाबाश, फर्म्स प्राइस टेकर है, जिसकी वजह से एमआर सेम होगा। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये टेबल करवाकर मैं आपको आइडिया दूंगा कि एमआर इसके इक्वल है, ठीक है इंशाल्लाह। चलो ठीक है।